हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 7। आज हम पढ़ेंगे बेटा पैरा मैग्नेटिज्म के बारे में, अनुचुंबकत्व। तो अगर पीछे का वीडियो देख के नहीं आया हो तो पीछे का वीडियो देख के आ जाओ, उसमें आपको डाया के बारे में बताया गया है। आप अगर वहाँ से देख के आते हो तो पैरा के बारे में समझने में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। तो बेटा चलिए शुरू करते हैं पैरा मैग्नेटिज्म। ओके, पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म यानी कि बेटा इसकी हिंदी होती है अनुचुंबकत्व। बस समझते चलो, कहानी ये है, कहानी के अलावा हम कुछ बताते भी नहीं हैं, ठीक है ना। कहानी पढ़ो, कहानी पढ़ लोगे तो सारी बातें जान जाओगे और अपने माइंड में सेट कर लो होता क्या है। डाय में क्या था, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू 0 था। यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे बोलेंगे नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक एलिमेंट। अभी पैरामैग्नेटिक बारे में जानती नहीं, चलो मिटाते हैं इसको। नहीं कहोगे सीधे पैरामैग्नेट कहाँ से इस पे आ गया, मैं इसको मिटाता हूँ। चलो मैं आपको सीधे बता दूं कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लाइक एज सोडियम, ठीक है ना। अगर सोडियम का बनाया जाए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। ओके, और इसका अगर ये बॉक्स वाला बनाओगे तो ये देखो ऐसे ऐसे, ये देखो 2 4 6 बेटा यहाँ पे 1 होएगा। तो यहाँ पे इसको करोगे तो अभी एक ऐसे ऐसे, और पी वाले में जानते हो 3 ठो से बनाया जाता है। थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री हमको आती, ज़्यादा नहीं आती है। ऐसे ऐसे ऐसे, और ये होता है ऐसे, देखो ये तो खाली हो गया आपकी बार नहीं, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैं तुमको बताना चाहता हूँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, यानी कि अब की बार डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ बनेगा। हाई लोग तो कैंसिल कर जाएंगे, हाइयो कैंसिल कर जाएगा, हाइयो कैंसिल कर जाएगा, हाइयो कैंसिल कर जाएगा, लेकिन ये वाला बचा के रखा है, नेट वाला ही देगा नहीं। तो हम बोलेंगे देखो यही जो एलिमेंट है ना, इसी को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक एलिमेंट। हम बोलेंगे दैट्स एलिमेंट whose net dipole moment is not equal to 0 is called पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स। ओके, 0 के बराबर नहीं होगा। ऐसे ही बोल सकते हो दैट एलिमेंट्स, मतलब कि पूरे एलिमेंट का बोलो, चाहे बोल सकते हो कि इसके किसी एक एटम का नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता। चाहे पूरे का बोलो, चाहे कि बेटा ऐसा एलिमेंट जिसके प्रत्येक एटम का नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, किसी एटम का नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो फेनोमिना है ना, यह फेनोमिना, इस फेनोमिना को हम बोलेंगे, जो यह फेनोमिना है बेटा, इसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं। ओके, जो फेनोमिना सब हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं। बात समझ में आपको आ गई ना। नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता। ये कैंसिल कर जाएंगे, बट ये वाला बचा है। चलो अब देखो जरा, और हाँ मैं एक बार और कह देता हूँ कि इसके पीछे वाला जो लेक्चर है डायामैग्नेटिज्म, आप उसको देख लोगे
तो हो सकता है कि इसको आपको देखने की आवश्यकता ही ना पड़े, थोड़ा मोड़ा देख लोगे, गिव अप करके भी देखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर उसको नहीं देखे हो तो इसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है, चाहे गिव अप करो चाहे ना करो। चलो यहाँ पे देखो, अब मैं बताऊँ ना, चलो तो हो गया। मैंने बोला फिर ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लो, इस पे भी मैंने कहा कि अप्लाई करो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इस गधे पर भी करते हैं। और एक बात और बता देता हूं उसके पहले में, देखो हर एक एटम का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, हर एक एटम का। अब ये छोड़ो, ये लाइन भूल जाओ, हर एक एटम का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। किसी का ऐसे होगा, किसी का ऐसे होगा, किसी का ऐसे, किसी का ऐसे। अब ऐसे रम झम रहे हैं सब, कोई कभी क्लियर थोड़ी है अभी ऐसे उल्टा पुल्टा घूम रहे हैं सब अभी, लेकिन कुछ डाइपोल नेट जीरो नहीं है, कुछ ज़रूर है। ऐसे एटम तो घूमता ही रहता है, जानते हो, झूम झाम अपना करेगा यहीं पे, ऐसे 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 ऐसे। ये है इसका, सारे एटमों का है, एक एटम का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, सभी एटमों का है। चलिए, और जानते हो डाइपोल को ऐसे दिखाते हैं, तभी हम तीर लगा रहे हैं, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे तीर वाला, इधर एन होता है, इधर एस होता है। चलिए, तो अगर मैं बोलूँ ना, बहुत अंदर की बात, अगर मैं बोलूँ कि किसी एक स्मॉल वॉल्यूम का नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, इसमें जान लो, किसी एक स्मॉल वॉल्यूम का नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट एनी स्मॉल वॉल्यूम कितना होएगा बेटा, 0। ये जान लो, किसी एक स्मॉल वॉल्यूम का, बहुत छोटे से आयतन का अगर मैं डाइपोल पूरा ले लूँ तो ये अपना लड़ भिड़ के 0 कर देंगे। ये जान लो, किसी पूरे का नहीं, स्मॉल का। चलो अब यहाँ पे आओ, ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर अप्लाई करोगे तो 2 घटनाएं घटेंगी। एक पीछे मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा 2 घटनाएं हमेशा घटेंगी। एक तो बेटा जो इनके पास डाइपोल होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होंगे, और दूसरा इंड्यूस बनेगा, और इंड्यूस बहुत कम होता है, इंड्यूस बहुत कम होता है। तो यहाँ पे ऑन अप्लाइंग जब करोगे ना, तो यहाँ पे मैं वो घटना नहीं लिख रहा हूँ कि दोनों घटनाएं घटेंगी, वो आपको पता है। अगर मैं आपने मान लिया अभी नॉर्मल है, अभी इसका भी ऐसे बनता नहीं है, अब ये नॉर्मल है, अभी एक मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रखी, ओके, ये भी नॉर्मल है, पूरा नहीं है, अभी ये नॉर्मल चल रहा है, ये ऐसे बनता थोड़ी है, गलत है, दिखा रहा हूँ आपको। अब ये लाइन हो जाएंगे, टोटली लाइन नहीं होते, मतलब कि अप्रॉक्स लाइन हो जाते हैं, अप्रॉक्स उसी की दिशा में, अप्रॉक्स लाइन होते हैं, उसी की दिशा में बेटा होते हैं, ठीक है ना, अप्रॉक्स होते हैं, थोड़ा मोड़ा बचा रहेगा, थोड़ा मोड़ा, अप्रॉक्स इसी की दिशा में अलाइन हो जाएगा, ये ज़्यादा है। और अपोज वाला ना, अपोज वाला कम है, अपोज वाला ये लोग दिखाएंगे, अपोज वाला ये लोग कम बेशी करेंगे अपना, वो इसकी तुलना में बहुत कम होता है, उसकी पढ़ाई यहाँ पे नहीं करेंगे। अपोज वाला इनकी तुलना में बहुत कम होता है। ये तो एलाइन वाले हैं, 2 घटनाएं घटती हैं, एक एलाइन होता है और एक अपोज वाला ये वाला बहुत कम होता है, तो ये सब इसे ठेल देंगे, उधर भाग जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो मानते नहीं उसको कुछ है वो। तो ये हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओके, और ये लाइन इसी की दिशा में हो गए। यानी कि क्या, अगर मैं आपको बताऊं, फिर आपने पढ़ा है H = ζH। अभी मैं इसको दिखाऊंगा प्रॉपर्टी में, आपको समझाता हूँ थोड़ा मोड़ा। आई मतलब क्या, मैग्नेटाइजिंग, ये मैग्नेटाइज होगा, तभी उधर भाग रहा है, मैग्नेटाइज हो चुका है, इसके पास डाइपोल है, मैग्नेटाइज पक्का होगा। पिछले बार में I0 था डाया में, यहाँ पे I0 नहीं है, कुछ ना कुछ होगा। जीटा का मान क्या, देखो अप्रॉक्स है, देखो ये भी बता दूं मैं यहाँ पे बेटा, अप्रॉक्स लाइन है, अप्रॉक्स अलाइनमेंट है, पूरा थोड़ी है, अप्रॉक्स बहुत कम होता है, अभी पूरा भी होगा, उसे फैरो बोलेंगे। अप्रॉक्स मैग्नेटाइजिंग है, पूरा नहीं है, अप्रॉक्स कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता, कम होता है, ज़्यादा नहीं होता, ये अभी कम ही होता है। इसीलिए से बशर्ते इनके पास कुछ डाइपोल होते हैं, इसी के साथ अलाइन होते हैं थोड़े मोड़े, आपको मैंने पीछे भी दिखाया था, पैरा होता है, फेरो भी होता है, इसी में एक ज़्यादा अलाइन होगा, कम वाला, एक कम अलाइन वाला क्या कहलाएगा बेटा, ये पैरामैग्नेटिक एलिमेंट है, ओके। अब इसकी प्रॉपर्टी मैं इसको दिखाता हूँ, मैं इसकी प्रॉपर्टी में सारी बातें आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपके पास समझ में आ गई, तो इसको मिटा के बेटा देखते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी में सब I, H, जीटा और रिलेटिव परमिटिव म्यू आर सब समझ में आ जाएगा, बस इसको मिटाने का मौका दो। तो ये भी जान जाओ कि पैरामेट्रिक एलिमेंट क्या होते हैं, कि जिन ऐसे एलिमेंट जिनके एटम्स का नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, कुछ न कुछ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक एलिमेंट, और दैट फेनोमेना इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। इसको मिटा के प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा।
तो चलो बेटा प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले कुछ और बातें कर लेते हैं, थोड़ा और डीप जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि अगर ये पैरामैग्नेटिक एलिमेंट है तो दैट टाइम होल जीरो नहीं होता, और रैंडमली कहीं कहीं पे भी जान लो, अगर कंफ्यूजन ना हो उसके बारे में, रैंडमली कहीं कि अगर कोई चीज़ छोटा सा जगह उठा लोगे तो वहाँ का नेट मोमेंट जीरो होता है, इनका लेके दो लोग का, ये जान लो। रैंडमली पूरा नहीं कर सकते, अप्रॉक्स कर लो, अप्रॉक्स कर सकते हो, वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। काफ़ी बच्चे सवाल करते हैं उसके बारे में, तो मैं सवाल का उत्तर तुरंत दे देता हूँ आपको सोच के ही। ये लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैंने कहा कि भी अप्रॉक्स लाइन होते हैं जो पैरामैग्नेटिक, अप्रॉक्स लाइन होते हैं, अप्रॉक्स बहुत कम लाइन होते हैं, आई का मान बहुत कम होता है, नहीं आई का मान कम होता है, अप्रॉक्स मतलब क्या, अप्रॉक्स है सब, ठीक है। अगर मैंने कहा कि इनका अलाइनमेंट बढ़ाओ, टू इंक्रीज अलाइनमेंट, मैंने आपसे क्या बोला, टू इंक्रीज अलाइनमेंट, इनका अगर अलाइनमेंट इंक्रीज करना है बेटा तो क्या क्या करना पड़ेगा, दो चीज जानते हो क्या, या तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, एक्सटर्नल बेटा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, ये काम कर सकते हो। और दूसरा क्या कर सकते हो बेटा कि इनका टेम्परेचर घटा दो, जो आसपास का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है डिक्रीज कर दो। बढ़िया सवाल, दो चीज़ें कर दोगे तो बढ़ जाएगा, अलाइनमेंट बढ़ जाएगा, पक्का बढ़ जाएगा, थोड़ा मोड़ा बढ़ जाएगा, ज़्यादा नहीं होता है इनके पास, क्योंकि बेटा ज़्यादा होते नहीं हो सब, इसलिए कम होता है, लेकिन बढ़ा थोड़ा मोड़ा बढ़ जरूर जाएगा। चलो यानी कि यहाँ पे कह सकते हो दीज डाइपोल्स, जो इनके डाइपोल्स है ना, दीज डाइपोल्स वीकली अट्रैक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ, नहीं कोई भाग रहा है ना, इसे बोलते हैं वीकली अट्रैक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टी को, मजा आएगा। सारी प्रॉपर्टी मैं नहीं बता दी, अब उसी को थोड़ा सीरियल वाइज करेंगे, इसको मिटा के फिर चलते हैं बेटा। तो बेटा आप देखते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक एलिमेंट। ओके, पहला इनके पास डाइपोल होता है, देयर आर डाइपोल्स, कह सकते हो देयर आर डाइपोल्स, इनके पास डाइपोल्स होते हैं। और कह सकते हो द नेट डाइपोल मोमेंट, द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द एलिमेंट, या फिर एनी एटम ऑफ द एलिमेंट, एनी एटम ऑफ द एलिमेंट। कुछ बच्चे तो गुस्सा आ रहे होंगे, अंग्रेजी पढ़ाता है दिमाग खराब करता है, जीरो के बराबर नहीं होता, जीरो के बराबर नहीं तो कुछ न कुछ होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या कर सकते हैं बेटा, दीज डाइपोल्स, सर अंग्रेजी लिखना छोड़ दो, दीज डाइपोल्स वीकली अट्रैक्टेड in the presence of external magnetic field। ओके, ओके, चलो तीसरा आ जाओ। तीसरा मैं भाई साहब आपको बता दूं ना, तो देखो मैं तीसरा बात करूंगा जीटा के बारे में, क्योंकि आपने पढ़ा है आई इज इक्वल टू जीटा एच होता है, जीटा ऐसे बनता है खड़म्पू वाला, ऐसे आई इज इक्वल टू जीटा एच होता है। ओके, और एक बात बता दूं, आई भी एक क्या हो रहा है, यानी कि मैग्नेटाइज तो उधर ही हो रहा है ना, इधर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और इधर ही क्या है, इधर मैग्नेटाइज हो रहा है, तो दोनों तो एक ही हो रहे हैं, दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पे जीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे जीटा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। बट आई क्योंकि बहुत छोटा होता है, यस कितना ही बड़ा दे दोगे आई बहुत छोटा होगा, मतलब जीटा इज इक्वल टू आई अपॉन एच, एच कितना बड़ा दोगे आई बहुत छोटा होगा, बाहर से कितना भी ढकेल लो आई बहुत छोटा होता है इनके पास, तो जीटा का मान भी क्या होएगा, छोटा होएगा। जीटा का मान क्या भी होएगा, वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, बिकॉज वेरी स्मॉल अलाइनमेंट, जीटा का मान बहुत छोटा होता है,
चलो जीटा का मान बहुत छोटा हो गया, पता चल गया। चौथी मैं बात कर लूँ, चौथा बात समझ में आना चाहिए, रट्टा नहीं, समझ में आना चाहिए क्यों जीटा छोटा हो रहा है। बहुत स्मॉल अलाइनमेंट होता है, यानी कि बेटा अलाइनमेंट आई का मान बहुत छोटा है, यश कितना ही बड़ा दे डालो आई का मान छोटा, और छोटे में बड़े से भाग दोगे उत्तर कितना आएगा, छोटा ही आएगा। छोटा, अरे भाई 1 में 1000 से भाग दोगे भाई तो कितना आएगा, छोटा नहीं आएगा, बहुत स्मॉल होता है। चलो अब मैं बात करता हूँ रिलेटिव परमिबिलिटी की, तो हो जाएगा 1 प्लस जीटा, और जीटा का मान बता दूँ अप्रॉक्स में वही होता है 10 पे घात -3 से लेकर के 10 पे घात -6 तक होता है, ऐसे कुछ पॉजिटिव है ये सब, ये पॉजिटिव है, उससे थोड़ा सा बड़ा तो निगेटिव था, ये पॉजिटिव होता है बस छोटा ही होता है। अच्छा बताओ अब एक मतलब कि इसका मान कितना होएगा भाई, इसका मान 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा। पैरामैग्नेटिक एलिमेंट में रिलेटिव परमिटिविटी का मान 1 से थोड़ा सा, जीटा का मान छोटा था, प्लस है छोटा, बहुत छोटा सा, तो ए भाई थोड़ा सा बड़ा होगा, 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी कि हम कहेंगे म्यू आर का मान 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है। जय माता दी। चौथा हो गया। पांचवा देख लेते हैं भाई, पांचवा। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द डाइपोल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स मूव, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं तो कहाँ जाएंगे बेटा, मूव बेटा कह सकते हो कि लोअर मैग्नेटिक फील्ड टू हायर मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांग इसे बोल सकते हो, ठीक है ना। अब उधर रिपल हो रहे हैं तो यानी कि स्ट्रांगर की ओर भाग रहे हैं, उधर उन्हीं का साथ दे रहे हैं, ये भैंस का साथ देने, भैंसों में भैंस पड़ गया है तो भाग रहा है उन्हीं में अपना। चलो सातवां देख लो बेटा, अरे छठा एंड लास्ट में इनका मतलब कि स्ट्रक्चर देखना है हमको कैसे बनता है। तो इनसाइड में होता है डेंस, और आउटसाइड में क्या होता है बेटा, लेस होता है, कम होता है। जैसे देखो क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, देखो यही बना देता हूं मैं, यही में बना दूं आपके लिए। देखो इधर देखो, ये मान लो छोटा सा मैंने बनाया, छोटा सा, देखो इधर अगर इनका साथ दे रहा है, एक ठो पड़ेगा तो एक ठो जाते ही साथ सबका देने लगेगा, साथ देगा। तो बगलिया वाला अगर ऐसी जाएगा ना, अगर हे पड़े कहीं मन करेगा इसका जाने का तो है साथ दे रहे हैं, तो कहेगा चल भाई अब तेरे पास आ जा रहा हूँ, लो करेगा ऐसे, फिर ऐसे दूर फिर भाग जाएगा। मान लो ऐसी कोनो चल रहे हैं, कोई ऐसी भागना चाह रहा है तो ऐसा साथ दे रहा है, अट्रैक्ट करेगा ना, अट्रैक्ट करता है, वीकली अट्रैक्ट करता है। लो अब देखो जरा, अच्छा बताओ यहाँ पे या इस वाले रीजन में बताओ मैग्नेटिक फील्ड हायर है कि स्ट्रांग है कि यहाँ स्ट्रांग है। इतने दूर में यहाँ 3 ठो, यहाँ पे 1 ठो है, तो इनसाइड एलिमेंट स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड कंपेयर टू आउटसाइड ओवर होता है बेटा। कुछ एलिमेंट इसकी मैं आपको बता दूं, इसको मिटा के थोड़ी मेरी टॉपिक और बचेगी अभी, इसको मिटा मैं थोड़ा मेरा आपको आगे बताता हूं बेटा। तो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी देख लो, बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। यहाँ पे कुछ आपके पास नए वर्ड आएंगे, ठीक है ना। लास्ट प्रॉपर्टी जो कि 7वां होगा लगभग आपका, कि यह अभी जो होता है ना, इसका मैग्नेटाइजेशन ताप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसका जो मैग्नेटाइजेशन है ताप पर डिपेंड करता है, यानी कि कह सकते हो मैग्नेटाइजेशन, यानी कि जो अंदर मैग्नेटाइजिंग का प्रोसेस चल रहा है, मैग्नेटाइजेशन जो है ना वो प्रोपोर्शनल होता है बेटा 1/T के, यानी कि रेसिप्रोकल T के होता है। ताप ज़्यादा करोगे तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, कम होगा। ताप ज़्यादा तो अंदर जो डाइपोल्स मैग्नेटाइज हो रहा है ना, कम हो जाएगा बेटा। वो ताप किस में है, इन केल्विन में है। चलो मैग्नेटाइजेशन बेटा की आई बोलते हैं इसको, आई प्रोपोर्शनल टू 1/T, ऐसे कर सकते हो 1/T।
I प्रोपोर्शनल टू 1/t, जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अपने बुक के हिसाब से, I इज इक्वल टू जो होता है C/B0/t, पूरा यही होता है। आपके बुक में जो नॉर्मली बुक पढ़ोगे वहाँ पे बस यहीं तक ख़त्म कर देगा कि I प्रोपोर्शनल टू 1/t, यहीं तक ख़त्म कर देगा। ये भी सही है, ये तो लशी प्रॉपर्टी है, लिख दिया ख़त्म हो गया। बस इसमें थोड़ा सा मैं आगे जाऊँ तो I इज इक्वल टू C और B0/t। सी क्या है? क्यूरी कांस्टेंट बोलते हैं बेटा, क्यूरीज कांस्टेंट बोलते हैं इसको, क्यूरी नियतांक, ठीक है ना, क्यूरी नियतांक बोलते हैं। प्रोपोर्शनल टाइप इतना पाया मैंने। और कई लोग ये अभी पढ़े होंगे I इज इक्वल टू जीटा एच, आई इक्वल टू क्या होता है? जीटा एच होता है, और B0 इज इक्वल टू μ0 h होता है। ये भी पढ़े हो? पीछे पढ़ गया है वो? नहीं पढ़े हो तो लेक्चर नंबर 4 या 5 देख लेना जाके। I का मान अगर मैं रखूं जीटा एच इज इक्वल टू सी B0 का μ0h/t, टी केल्विन में है। ये देखो एस एच कैंसिल, ये आ जाएगा जीटा इज इक्वल टू सी μ0/t, सी μ0/t। इसी को हम बोलते हैं क्यूरी लॉ, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्यूरी लॉ। अगर कोई पूछता है कि क्यूरी लॉ क्या होता है, I प्रोपोर्शनल टू 1/t, ठीक है ना, I प्रोपोर्शनल टू 1/t। बहुत विस्तार से जाना है तो I इज इक्वल टू C इंटू B0/t, यह भी गलत नहीं है। यहाँ पे ऐसे भी कुछ लोग लिख देंगे फटाक से I इक्वल टू C/t हो जाएगा, ठीक है ना, नॉर्मली बताने के लिए। प्योर तो यहाँ पे है I इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? B क्या है? प्रारंभिक चुंबकीय क्षेत्र है, T क्या है? ताप है उस समय का, ठीक है। तो ताप पर डिपेंड कर, ताप बढ़ाओगे तो I घटेगा, ताप बढ़ाओगे I घटेगा। और ये पूरा मैंने क्या पा गया? वैल्यू रख के जीटा इज इक्वल टू C अपान μ0/t। ये अभी क्यूरी लॉ हो सकता है, अभी क्यूरी लॉ हो सकता है, दोनों क्यूरी लॉ ही हैं। और मैं आपको एक पते की बात बता दूं, एक पते की बात मैं आपको बता दूं तो एक क्यूरीज लॉ जो है ना इनवैलिड भी हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि क्यूरीज लॉ इनवैलिड हो जाता है, यानी कि बेटा मैं पूछता हूं आपसे लिमिटेशन ऑफ क्यूरीज लॉ, क्यूरीज लॉ का आप बताओ लिमिटेशन क्या होता है? ओके, बताता हूं मैं बेटा। चलो मान लिया एक बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का लड़का हो, बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का लड़का हो, कोई चीज मैग्नेटाइज हो रहा है, पैरामैग्नेटिक एलिमेंट जो है, थोड़ा मोड़ा ताप दिया, थोड़ा मोड़ा घटा, थोड़ा मोड़ा और ताप दिया, थोड़ा ताप मतलब बढ़ा रहा है, थोड़ा मोड़ा और मैग्नेटाइजेशन घट गया, मैग्नेटाइजेशन घट रहा है, थोड़ा और ताप बढ़ाया, थोड़ा और घट गया, थोड़ा और ताप बढ़ाया, थोड़ा और घट गया, इतना ताप बढ़ा दिया, उसका मन नहीं भरा, पूरा ताप बढ़ा दिया, जितना उसको देना था दे दिया। एक अवस्था ऐसी देखी गई कि बेटा एक ताप के बाद, एक निश्चित ताप के बाद मैग्नेटाइजेशन कम नहीं होगा, उतना का उतना बना रहेगा। उसका एक स्टेज होता है, कहाँ तक घटेगा उसका एक स्टेज, और एट लास्ट हमको एक पॉइंट तापमान का ऐसा मिल जाता है केल्विन में कि उसके बाद कितनों ताप बढ़ाओ हेयर हो जाता है। हेयर मतलब बोलते हैं हेयर, नॉर्मली हेयर हो गया यार, उसके नीचे बुआई भी नहीं करेगा, वही हेयर बच्चा है मान लो, पीटते रहो, थोड़ा मोड़ा रोएगा, जब पीटने का आदी हो जाएगा तो कहेगा पीटते रहो, हो गया काम। तो वही होता है यहाँ पे जो इसका लिमिटेशन है क्यूरी लॉ का। तो इसको कैसे बोलोगे आप कि इसका लिमिटेशन क्या है? क्यूरी लॉ इनवैलिड हो जाता है कि मतलब अगर हम पैरामैग्नेटिक एलिमेंट जो कि मैग्नेटाइज हो चुका है, मैं ताप बढ़ाता जाऊँ तो उसका मैग्नेटाइजेशन घटेगा, और एक ऐसा पॉइंट हमको ताप का मिलेगा जिसके बाद पैरामैग्नेटिक एलिमेंट का मैग्नेटाइजेशन नहीं घटेगा, वहीं पे हमारा क्या होता है? क्यूरी लॉ इनवैलिड हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि उसका एक उसका पॉइंट होता है, वहीं तक चलेगा, उसके बाद कुछ नहीं। ओके, तो आज की लेक्चर में इतना ही। इसके बाद हम बेटा मिलेंगे आपसे फेरोमैग्नेटिज्म में, मजा आएगा वहां पे भी। इसको अब खत्म करते हैं, आप बढ़िया से पढ़ो, हंसते रहो, ऑल द बेस्ट।